वर्ल्ड वॉर टू के बाद डॉलर दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी बन गया, जो यूएस इकोनॉमी की ताकत और ब्रेटन वुड्स जैसे स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट के सपोर्ट से चलता था। इसका रोल ऑयल ट्रेड, इंटरनेशनल लोन्स और ग्लोबल रिजर्व्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जो इसकी अनपैरेलल्ड इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। लेकिन अब एक पावरफुल चैलेंजर सामने आ रहा है। इसका नाम है रेनमिनबी, चाइनीज़ युआन। चाइना अपने मैसिव स्केल और बाउंडलेस एम्बिशन के साथ रेनमिनबी को एक वेपन बनाकर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रीशेप करने की कोशिश कर रहा है। मल्टीपल फ्रंट्स को टारगेट करते हुए बीजिंग स्ट्रैटेजिकली युआन को इंटरनेशनल ट्रेड के सेंटर में ला रहा है। सवाल ये है, क्या डॉलर इस नए चैलेंज को फेस कर पाएगा या फिर हम फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन के एक नए दौर की शुरुआत के करीब हैं। अब हम चाइना के बारे में बात करें, इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यूएस डॉलर इतना डोमिनेंट कैसे बना। तो बात है 1940s की, जब दुनिया ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख चुकी थी। वर्ल्ड वॉर टू अपने पीक पर थी और उस समय ब्रिटिश एम्पायर बहुत पावरफुल हुआ करता था। पर वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटिश सरकार को जंग के लिए पैसा जमा करने के लिए काफ़ी उधार लेना पड़ा। उनका नेशनल डेट 1914 में 650 मिलियन पाउंड से बढ़कर 1919 में 7.4 बिलियन पाउंड हो गया। और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी ब्रिटिश सरकार को एक्सेस पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, इनके साथ जंग को फाइनेंस करने के लिए फिर से भारी उधार लेना पड़ा। और लगभग यही हाल बाकी देशों का भी था, जैसे कि फ्रांस और सोवियत यूनियन। जब तक उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन और टू लड़ी, उनकी ज़्यादातर वेल्थ खत्म हो गई थी। और दूसरी ओर था अमेरिका, जो दोनों ही वॉर्स में पहले एक मर्चेंट और फिर एक पार्टिसिपेंट बनता है। जब बाकी बड़े एम्पायर्स वॉर में बिजी थे, अपने सारे रिसोर्सेज और मैन पावर को वॉर के लिए लगा रहे थे, तब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना कैपिटल और मैन पावर दुनिया को कॉटन, व्हीट, ब्रास, रबर, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और हज़ारों दूसरे गुड्स सप्लाई करने में लगा दिया। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। यूएस एक्सपोर्ट्स की टोटल वैल्यू 1913 में 2.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1917 में 6.2 बिलियन डॉलर्स हो गई। और ऐसा ही कुछ वर्ल्ड वॉर टू में भी होता है, जब यूनाइटेड स्टेट्स वॉर मर्चेंट बनकर जंग में शामिल सभी साइट्स को अपना माल सप्लाई करता है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसके कारण यूएस को डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो 7 दिसंबर 1941 को जापान जो है यूएस के पर्ल हार्बर, जो कि हवाई में स्थित एक नेवल बेस है, उस पर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यूएस के तकरीबन 300 एयरक्राफ्ट, 18 नेवल वेसल जिसमें 8 बैटलशिप शामिल होते हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और तकरीबन 2500 अमेरिकन की डेथ हो जाती है। इसके बाद अमेरिका जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है और मैसेज क्लियर होता है कि अब यूएस न्यूट्रल नहीं रह सकता और ऑफिशियली यूएस की वर्ल्ड वॉर टू में एंट्री होती है। अब ऐसा नहीं है कि यूएस के लिए ये सब कुछ नया था, इससे पहले भी यूएस का इन्वॉल्वमेंट वॉर में बढ़ रहा था। 1930s और अर्ली 1940s में यूएस ने अपने एलाइज को सपोर्ट दिया था, खास करके ब्रिटेन और चाइना को लैंड लीज प्रोग्राम के ज़रिए, जिसमें उन्हें आर्म्स और सप्लाईज दिए जा रहे थे। लेकिन यूएस में पब्लिक ओपिनियन आइसोलेशनिस्ट था और उन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने से बचने की कोशिश की थी। इसके बाद अमेरिका ने खुद को आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी बना दिया, जहां वो न सिर्फ अपनी मिलिट्री को बल्कि एलाइड नेशंस को भी हथियार और रिसोर्सेज सप्लाई करता था। अब जब बाकी देश तबाह हो रहे थे, यूएस इकोनॉमी ने तेज़ी से तरक्की की और 1944 तक दुनिया का 75% मॉनेटरी गोल्ड अपने पास जमा कर लिया। अब आता है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसको बनाने का श्रेय 2 मेन इकोनॉमिस्ट को जाता है। एक है जॉन मैनर्ड कीनेस, जो कि ब्रिटेन से थे, और दूसरे थे हैरी डेक्स्टर वाइट, अमेरिका से। अब जॉन का कहना था कि हम एक कोऑपरेटिव और इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं और एक ग्लोबल करेंसी भी, जिसका नाम होगा बैंकोर। और इधर हैरी का कहना था कि यूएस डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बनाते हैं, जो गोल्ड से पैक्ड होगा, और बाकी करेंसीज को डॉलर के अगेंस्ट पैक करने का आइडिया देते हैं। क्योंकि उस समय यूएस का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हैरी वाइट का प्रपोजल ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम की फाउंडेशन बनता है। अब बाकी देश इस एग्रीमेंट में क्यों शामिल हो, उनका क्या फ़ायदा? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ये कहता है कि यूएस डॉलर्स को गोल्ड के साथ बैक किया जाएगा, मतलब 1 आउंस गोल्ड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 28.35 ग्राम होता है, उसकी वैल्यू $35 होगी। ये एग्रीमेंट कहता है कि अगर आपके पास डॉलर्स हैं और आप यूएस के पास जाते हो, तो वो आपको डॉलर्स के बदले गोल्ड दे देगा।
इससे कंट्रीज़ के लिए ट्रेड करना बहुत ईजी हो गया, चाहे उन्हें एक दूसरे की गवर्नमेंट्स पर ट्रस्ट हो या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मानिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ट्रेड होता है जिसमें पाकिस्तान इंडिया को पाकिस्तानी रुपए में पेमेंट करता है। अब क्योंकि पाकिस्तान और बाकी अदर कंट्रीज़ जहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ की लोकल करेंसी की वैल्यू भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और मान लीजिए पाकिस्तान अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और मनी प्रिंट करता है, तो उनकी करेंसी की वैल्यू और गिर जाती है। तो हमने गुड्स सप्लाई करके जो पाकिस्तानी रुपया लिया है उसकी वैल्यू और गिर जाएगी, और हमें अगर किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो वो ये करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। तो हम इस पैसे को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर हमने ये ट्रेड यूएस डॉलर में किया होता तो हम यूएस के पास जाकर इसे गोल्ड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि गोल्ड की बैकिंग, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण बाकी कंट्रीज़ ने डॉलर को एज अ ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट किया। साथ ही यहाँ पर दो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जो कि है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम एक्सचेंज रेट्स पर नज़र रखना, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करना और ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करना है। वर्ल्ड बैंक वॉर टोर्न कंट्रीज़ के रिकन्स्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए इस्टेब्लिश किया गया। इस सिस्टम ने इंटरनेशनल ट्रेड को स्टेबिलिटी दी और करेंसी के फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज़ किया। क्योंकि इन कंट्रीज़ ने 2 वॉर्स के बाद काफ़ी नुकसान देखा था, उन्हें अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए लोन्स की बहुत ज़रूरत थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स की फंडिंग से वर्ल्ड बैंक ने इन कंट्रीज़ को बड़े अमाउंट में लोन्स दिए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से ट्रैक पर ला सकें। और इन कंट्रीज़ को IMF की फैसिलिटीज़ का भी फ़ायदा था। जहाँ वर्ल्ड बैंक ने लॉन्ग टर्म लोन्स दिए डेवलपमेंट के लिए, IMF पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, पॉलिसी मेकर्स की मदद करता है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कंट्रीज़ को बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है तो IMF उन्हें पैसा उधार देता है। इसी वजह से आज भी कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका IMF से मदद ले रहे हैं अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। तो इसी के चलते 44 कंट्रीज़ ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया और अपनी करेंसीज़ को डॉलर से जोड़ दिया, जो खुद गोल्ड से पैक्ड था। अब आती है ऑयल की कहानी, जिसने US डॉलर को ग्लोबल ट्रेड का अनडिस्प्यूटेड किंग बना दिया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब रशिया, ब्रिटेन और US, जर्मनी, इटली और जापान के साथ वॉर में बिजी थे, सऊदी अरेबिया के अरब्स डेजर्ट में अपने बेसिक लाइफ जी रहे थे और उनका वॉर से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स के ऊपर बैठे हैं। 1930s और 1940s के दौरान अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई कर रही थी, क्योंकि उनके पास ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी और ट्रेड के लिए ज़रूरी एक्यूमेंट था। इसी दौरान 1938 में एक अमेरिकन ओन्ड ऑयल वेल सऊदी अरेबिया में एक बड़े ऑयल रिजर्व तक पहुंचता है। इस समय तक सऊदी अरेबिया इतना रिच नहीं था जितना कि वो आज है, क्योंकि उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन अभी बस शुरू ही किया था। लेकिन वॉर के दौरान इटली सऊदी अरेबिया में अमेरिकन फैसिलिटीज़ को टारगेट करता है और उस पर बॉम्ब्स गिरा देता है, जिसकी वजह से सऊदी के ऑयल प्रोडक्शन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसी वक्त US के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को ये रियलाइज़ होता है कि वॉर के दौरान ऑयल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन्हें समझ आया कि अगले कुछ डिकेड्स की डेवलपमेंट का राज एक ही कमोडिटी में है, और वो है ऑयल। 1945 में उन्होंने सऊदी किंग के साथ एक मीटिंग की और एक हिस्टोरिक डील की। डील ये थी, US सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन और इक्विपमेंट देगा और बदले में सऊदी अरेबिया सिर्फ US डॉलर्स में ही ऑयल बेचेगा। और आप इसे किस्मत वाली बात कह सकते हैं कि सऊदी में जो ऑयल रिजर्व्स अमेरिका एक्सप्लोर कर रहा था वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स निकले। इस मीटिंग के बाद मिडिल ईस्ट का राइज शुरू हुआ। 1960s तक ओपेक नेशंस ने भी इस मॉडल को अडॉप्ट किया और इंश्योर किया कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड डॉलर्स में हो। इससे डॉलर की इम्पोर्टेंस वर्ल्ड ट्रेड में और बढ़ गई। अब सवाल यह है कि ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचना इतनी बड़ी बात क्यों थी, और कैसे इस मीटिंग ने US डॉलर को दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बना दिया। तो 1970s आते आते US इकोनॉमी इतनी बुरी हालत में थी कि गोल्ड रिजर्व्स 1950s के 22,000 टन से गिरकर 1970s में सिर्फ 10,000 टन्स रह गए थे। इसके पीछे काफ़ी रीजंस थे, जैसे वियतनाम वॉर, गोल्ड प्राइस हाइक्स और US लायबिलिटीज़।
सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यूएस के पास इतना गोल्ड नहीं था कि वो डॉलर्स के बदले गोल्ड एक्सचेंज कर सके। तभी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर और गोल्ड की कन्वर्टेबिलिटी को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया और 1973 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो गया। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. अब एक करेंसी की वैल्यू काफ़ी हद तक इस पर डिपेंडेंट थी कि आप उससे ग्लोबल मार्केट में क्या और कितना खरीद सकते हैं, और यूएस डॉलर ऑयल खरीद सकता था जो 20th सेंचुरी की सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी थी। इसलिए ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर्स में ही रखे ताकि वो अरब से ऑयल खरीद सकें। लेकिन इसके साथ दूसरी करेंसीज जैसे यूरो, येन और युआन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। तो 1973 ऑयल क्राइसिस के बाद यूएस ने सऊदी अरेबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे हम 1945 की सऊदी किंग के साथ की गई मीटिंग का फॉर्मल वर्जन कह सकते हैं। इस एग्रीमेंट में उन्होंने अपने ऑयल को सिर्फ यूएस डॉलर्स में प्राइस करने का फैसला किया। इस एक्सचेंज में यूएस ने मिलिट्री सपोर्ट और भी कई फ़ायदे देने का वादा किया। यह एग्रीमेंट सिर्फ सऊदी अरेबिया तक नहीं था, काफ़ी सारे ओपेक नेशंस ने भी इस एग्रीमेंट को अपनाया। तो ये एग्रीमेंट नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए था, जो रिसेंटली जून 2024 में एक्सपायर हो गया है, और अरब कंट्रीज़ ने इसको रिन्यू करने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया है, विच टेल्स कि वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं। अब एक और चीज़ है जो यूएस को ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक अपर हैंड देती है, वो है स्विफ्ट नेटवर्क। अब यूरोपियन और अमेरिकन बैंक्स ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है स्विफ्ट नेटवर्क, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो एक सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिसमें दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये बेसिकली एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंक्स के बीच कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी टेक इंडिया को यूएस की कंपनी से $1 मिलियन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। स्विफ्ट पेमेंट कैसे प्रोसेस होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हम समझते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा इनिशिएशन। सो टेक इंडिया का बैंक स्विफ्ट मैसेज बनाता है जिसमें यूएस के रेसिपिएंट बैंक के डिटेल्स, ट्रांसफ़र अमाउंट और बाकी इन्फॉर्मेशन होती है। सेकेंड स्टेप आता है ट्रांसमिशन का। मैसेज स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू यूएस के कॉरस्पॉन्डेंट बैंक तक भेजा जाता है। थर्ड थिंग होती है प्रोसेसिंग। कॉरस्पॉन्डेंट बैंक मैसेज को रेसिपिएंट बैंक तक फॉरवर्ड करता है। रेसिपिएंट बैंक यूएस कंपनी के अकाउंट में $1 मिलियन क्रेडिट कर देता है। सो एक और चीज़ है जो यूएस को अनफेयर एडवांटेज देती है, वो है फॉरेक्स रिजर्व्स। फॉरेक्स रिजर्व्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो एसेट हैं जो एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, एसडीआर्स और फॉरेन बॉन्ड्स की फॉर्म में होते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड और करेंसी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, मेजॉरिटी इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर्स में होता है, चाहे वो ऑयल ख़रीदना हो या फिर कोई और ट्रेड करना हो। सो बाकी सारी कंट्रीज़ अपना मेजॉरिटी फॉरेक्स रिजर्व यूएस डॉलर में मेंटेन करती हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा फॉरेक्स रिजर्व्स का यूज़ किया जाता है करेंसी स्टेबलाइजेशन, डेट सर्विसिंग, बूस्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। अब मान लो किसी कंट्री के पास $100 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है और उसे सिर्फ $30 बिलियन ट्रेड के लिए चाहिए। सो जो बचा हुआ पैसा है या जो बचे हुए यूएस डॉलर्स हैं वो ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जापान के पास $1.3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व लगभग $3.26 ट्रिलियन है। सो इन रिजर्व्स में फॉरेन करेंसीज भी हैं, कुछ गोल्ड भी है, कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं जैसे कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये सब कुछ इंक्लूड है। अब ये जो फॉरेक्स रिजर्व है यूएस को एक अनफेयर एडवांटेज देता है। वो इस पैसे से अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है, अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बना सकता है, या फिर वो वर्ल्ड बैंक को फंड कर सकता है जो अल्टीमेटली बाकी अदर कंट्रीज़ को लोन देती है। सो ये सबसे बड़ा पावर प्ले है यूएस का। अब ऑन दी अदर हैंड अगर कोई कंट्री कुछ ऐसा एक्शन करती है जो यूएस को पसंद नहीं आता है तो यूएस उनका फॉरेक्स रिजर्व जो है उसको फ्रीज़ कर सकता है। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि रशिया के $300 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको फ्रीज़ कर दिया गया ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। वेनेजुएला के स्टेट ऑइंड ऑयल कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए गए थे इन पास्ट।
सो इसी तरह यूएस अपनी करेंसी और इकोनॉमिक पावर के ज़रिए दुनिया में अपना कंट्रोल बनाए रखता है। हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है चाइनीज़ युआन, कि कैसे चाइनीज़ युआन सबसे बड़ा चैलेंजर बनकर सामने आ रहा है। सो चाइना अपने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश रेनमिनबी या चाइनीज़ युआन में पेमेंट एक्सेप्ट करें। अगर कभी किसी नेशन ने यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज किया है तो वो है चाइना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ चाइना के पास स्केल और एम्बिशन दोनों है रेनमिनबी को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के सेंटर में लाने का। चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? चाइना अपने यूएस सिक्योरिटीज़ डेट को कम कर रहा है, गोल्ड रिजर्व्स को बूस्ट कर रहा है और रेनमिनबी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए इनिशिएटिव ले रहा है। अगर आप रिसेंट की न्यूज़ ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है और यूएस डेट सिक्योरिटीज़ को कम कर रहा है। साथ ही ये जो डिस्ट्रेस्ड नेशंस हैं, जो नेशंस फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको काफ़ी अमाउंट में लोन देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेनमिनबी या चाइनीज़ युआन के ऊपर डिपेंडेंट रहे। रशिया और चाइना के बीच ग्रोइंग बायलैटरल ट्रेड जो है उससे भी यूएस डॉलर के डोमिनेंस पर काफ़ी असर पड़ा है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि क्या सच में चाइना कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। रेनमिनबी का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। 2010 में रेनमिनबी का ग्लोबल पेमेंट में शेयर 0% था, जो 2023 में 4.3% हो गया और इसने जापानीज़ येन को पीछे छोड़ दिया। 2023 में रशिया के लिए रेनमिनबी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली करेंसी बन गई, डॉलर को रिप्लेस करते हुए। चाइना ने अब सऊदी अरेबिया के रियाद में 2 बिलियन यूएस डॉलर के डॉलर बॉन्ड्स इशू किए, जो एक अनयूजुअल वेन्यू था क्योंकि पहले हांगकांग इसके लिए प्रेफर किया जाता था। स्पेक्यूलेशंस ये हैं कि चाइना इस फंड का यूज़ बीआरआई कंट्रीज़ के डॉलर लोन्स को रीपे करने के लिए और उन्हें हांगकांग इशूड रेनमिनबी डेट से रिप्लेस करने के लिए करेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए चाइना ने 152 कंट्रीज़ के साथ अपना नेटवर्क स्टैब्लिश किया है। कई डिस्ट्रेस नेशन जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनेंशियल हेल्प के लिए चाइना पर डिपेंडेंट हो गए हैं। करेंसी स्वैप डील्स और रेनमिनबी लोन्स इन नेशन को डॉलर से अलग कर रहे हैं और रेनमिनबी डिपेंडेंट बना रहे हैं। चाइनीज़ बॉन्ड्स स्टेडी रिटर्न और लो वॉलेटिलिटी की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव एसेट बनते जा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक नए ग्लोबल रिजर्व एसेट की तरह डेवलप हो रहे हैं। 2013 में चाइना के पास 1.3 ट्रिलियन के यूएस सिक्योरिटीज़ थी, जो अब जून 2024 तक 780 बिलियन रह गए हैं। ये स्टेप डॉलर डिपेंडेंस कम करने की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चाइना अपनी फॉरेक्स रिजर्व और ट्रेड सरप्लस की स्ट्रेंथ पर बेस्ड है। जहां एक तरफ ब्रिक्स करेंसी अभी रियलाइज़ होने से दूर है, वहीं यूएस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया है कि अगर ब्रिक्स नेशंस ने किसी नए करेंसी सिस्टम को बैक किया तो उन पे 100% टैरिफ्स लगा सकते हैं। क्या चाइना ट्रंप के थ्रेट के अगेंस्ट स्टैंड ले पाएगा? ये एक मिलियन रेनमिनबी सवाल है।